माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या प्लांट से या एनिमल से उसके डीएनए में मौजूद एक यूजफुल जीन को काट के लाना है। सबसे पहले ये क्या है, हमारा डिजायरेबल जीन। ये डिजायरेबल जीन, इसको उसके डीएनए में से काट के लाना है। ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये आपका जीन हो गया डिजायरेबल जीन। एक तो ये काम करना है। तो एक चैलेंज तो यही आने वाला है। क्या चैलेंज आने वाला है कि मान लीजिए ह्यूमन बींग्स के डीएनए में से किसी जीन को आप निकालेंगे, तो इतने बड़े डीएनए में वो छोटा सा सेगमेंट हम कैसे पहचानेंगे और उसको कैसे काटेंगे। हमारा जीन तो केवल छोटा सा ही है ना, बहुत ज्यादा बड़ा थोड़ी है, डीएनए तो बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले इसको रिकॉग्निशन करना है, कहां पर है, कौन सा है, रिकॉग्नाइज करना है इस जीन को, और फिर उसको कट करना है और उस सेगमेंट को आइसोलेट करना है। इतने बड़े डीएनए को अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में काटेंगे, उसको फ्रेगमेंट कर देंगे, तो वो आपका डिजायरेबल साइज का टुकड़ा आप उसको आइसोलेट कैसे कर पाएंगे। ये एक काम करना है आपको। सबसे पहले ये काम आसान नहीं है। कौन सी कैंची आप चलाएंगे, कौन सा सीजर आपका होगा जो इस मॉलिक्यूल को काट देगा। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इस केमिकल को कट करना है, वो भी स्पेसिफिक जगह से ही लाना है। केवल वही सेगमेंट चाहिए और कोई सेगमेंट हमको नहीं चाहिए। यही हमारा डिजायरेबल जीन है। और इस जीन को फिर क्या करना है, हमको एक वेक्टर के साथ जोड़ना है। वेक्टर के साथ इसको जोड़ना है डिजायरेबल जीन को। मैं आपको कुछ अलग लेवल से ये पूरा टॉपिक समझा रहा हूं, क्योंकि कल आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। वेक्टर के साथ इसको इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये वेक्टर ही एक ऐसा मीडियम है हमारे पास, एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा साधन है जो हमारे जीन को होस्ट सेल के अंदर लेकर जा सकता है। ये होस्ट सेल है, सपोज ये इकोलाई बैक्टीरिया है। हम चाहते हैं कि ये वाला जीन इकोलाई के अंदर भी मौजूद रहे, ताकि इकोलाई हमारे लिए प्रोडक्ट बनाकर तैयार करे। हम इकोलाई को प्रोडक्ट बनाने की मशीन में चेंज कर रहे, एक फैक्ट्री हम बना रहे हैं। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स अपनी यूज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड कर रहा है। यही तो बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मॉडिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्विस एंड प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। सर्विस एंड प्रोडक्ट के लिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं। हम इसके अंदर एक बाहर से दूसरा जीन डालकर इससे प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं। ये आपकी होस्ट सेल है। ये सपोज मैंने एग्जांपल दिया इकोलाई, आप कुछ और किसी लिविंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप प्लांट को भी चेंज कर सकते हैं, आप यीस्ट को भी चेंज कर सकते हैं, आप इकोलाई को भी चेंज कर सकते हैं। इवन आज हमारे पास पावर है कि हम ह्यूमन बीइंग की सेल के अंदर भी डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमको तो फिलहाल बायोटेक्नोलॉजी में देखना है कि हम इस इकोलाई को एक यूजफुल इकोलाई में चेंज करेंगे, ताकि ये हमारे लिए वो प्रोडक्ट तैयार करे जैसा जीन हम इसमें डालेंगे। तो ये पूरा काम करना है बायोटेक्नोलॉजी में। चैलेंज क्या क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है आप उस डिजायरेबल जीन को कैसे लाइएगा। इतने बड़े डीएनए में से आपको वो सेगमेंट पहचानना है। सेगमेंट पहचानने के बाद उसको कट करना है और कट करके उसको अलग से आइसोलेट करके आपको लाना है। पहला काम ये हो गया। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ये आपका सोर्स है, ये आपका सोर्स है, ये आपका लेबोरेटरी है जहां पे आप काम कर रहे हैं, और फिर ये आपका टारगेट है
जहां पर आपको ये भेजना है, ये काम करना है। इसके अंदर सक्सेसफुली वो जीन पहुंचना चाहिए, यहां पे वो फुली फंक्शनल होना चाहिए, उसको रेप्लिकेशन करना चाहिए, उसको प्रोडक्ट बनाने का पावर होना चाहिए इधर। तो इसी काम करने के लिए जब हम ये आइसोलेट करेंगे तो एक ऐसे डीएनए के साथ इसको हम डिजायरेबल जीन को जोड़ेंगे जो इसको आसानी से होस्ट में ले जाए। तो जनरली ये वेक्टर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड क्या होता है? एक एडिशनल सर्कुलर डीएनए होता है जो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये एडिशनल होता है जिसके कारण कुछ एडिशनल फीचर होते हैं उस बैक्टीरिया के पास। एक नॉर्मल बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड नहीं है उसमें वो स्पेसिफिक फीचर नहीं होंगे, बाकी वो बैक्टीरिया नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड में चूंकि ये डीएनए है तो कुछ एडिशनल जीन होते हैं उस बैक्टीरिया के पास, इसलिए कुछ एडिशनल फीचर उसके पास होते हैं। तो ये प्लाज्मिड का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों प्लाज्मिड ज्यादा अच्छा वेक्टर होगा, ये सब बातें आपको करना है। ठीक है। प्लाज्मिड की जगह आप फैजमिड भी यूज कर सकते हैं। फैजमिड, ये नाम तो आपने पहले कभी सुना ही नहीं, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए वेक्टर। फैजमिड क्या होता है? एक ऐसा प्लाज्मिड जिसको फेज वायरस ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट पे जाओ, वहां पे हमने क्या देखा था, एक बैक्टीरिया को एक फेज वायरस ने टारगेट किया था और अपना डीएनए उसके अंदर डाला था। तो इस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा डीएनए है जिसमें कुछ पार्ट वायरस का भी लगा हुआ है। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ा था, आपको याद करो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो ये वो डीएनए है जो ऑलरेडी मॉडिफाइड है। अगर हम इसमें से ये वायरस का पार्ट हटा दें और हमारा डिजायरेबल जीन अगर इसके पास जोड़ दें तो ये बैक्टीरिया हमारे हिसाब से काम करना शुरू करेगा और इस प्लाज्मिड को हम होस्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर कर सकते हैं मॉडिफाइड को। तो ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, हमें प्लाज्मिड पे ही फोकस करना है, प्लाज्मिड को ही जानना है। एक एक बात समझना है। पहले ये काम करो, सोर्स से वो जो आपका डिजायरेबल जीन है वो काट के लाओ, उसको अलग एकदम सेपरेट करके दो, नंबर 1। दूसरा, वेक्टर के साथ जोड़ो। वेक्टर क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए, ये बातें करना है। तीसरा, इस वेक्टर को चूंकि ये खुद एक डीएनए है और डीएनए को एक सेल के अंदर भेजना है और डीएनए भी छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, सर्कुलर है, गोल है, इसी डीएनए को इसके अंदर भेजना है। तो ये सेल इसको आसानी से तो नहीं लेने वाला, ये आसानी से नहीं लेगा। इसको कुछ इस ढंग से चेंज करो इस सेल को कि ये बाहर से डीएनए को ले ले। अगर नहीं ले रहा है तो जबरदस्ती करो, इंजेक्शन से डालो, और भी नहीं करे तो बम्बारमेंट करो इसके ऊपर, कुछ ना कुछ करो इसको, तब ये अंदर जाएगा, नॉर्मली नहीं जाएगा। तो हमको यहां पे भी सीखना है, यहां पर भी सीखना है और यहां पर भी सीखना है, तब जाकर बायोटेक्नोलॉजी आपकी कंप्लीट हो पाएगी। तो एक एक चीज बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा डिजायरेबल जीन ढूंढ के लाना है, ठीक है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज मुझे निकोटीन बनाने वाला जीन एक बैक्टीरिया में डालना है। अब निकोटीन बनाने वाला जीन किसके पास मिलेगा? टोबैको प्लांट के पास मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टोबैको प्लांट में मिलेगा। तो टोबैको प्लांट की सेल आपकी हो गई सोर्स। हाँ, टोबैको प्लांट की सेल जो हैं उनके अंदर वो डीएनए है जिसमें कि कहीं ना कहीं निकोटीन बनाने वाला जीन मौजूद है। तो दैट इज द सोर्स।
आपको ये टुकड़ा काट के लाना है। कैसे लाएंगे? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं समझाता वो मैं आपको समझा रहा हूं। हम जिस सोर्स से जीन कलेक्ट करने वाले हैं, सबसे पहले उसके पूरे डीएनए का सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया था, हमने नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस ही तो कोडिंग उसको किया था, उसको ओपन किया था कि कैसा होता है। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ डीएनए आपको मालूम होना चाहिए सोर्स सेल का, ठीक है। इसके पूरे नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस हमारे कंप्यूटर में इसका डाटा होना चाहिए, कंप्यूटर में इसका डाटा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा डीएनए है। क्लियर हो गया? अब इसमें जब हम कंप्यूटर में ये पूरा हमारा प्रोग्राम, इसका रिकॉर्ड, इसका पूरा डाटा, मान लीजिए टोबैको प्लांट का ऑलरेडी फीड है, तो हम कंप्यूटर में एक सर्च कमांड डालते हैं कि इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हाईलाइट करो। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक यहां पे था, एक यहां पे था, एक यहां पे था, एक यहां पे था, एक यहां पे था। बहुत सारे पैलिंड्रोमिक साइट यहां पे मौजूद हैं। पैलिंड्रोमिक साइट यहां पे हमको कंप्यूटर ने हाईलाइट कर दिया। अब हमको ढूंढना है कि हमारा निकोटीन वाला जीन कहां पर है। तो उस जीन का सीक्वेंस आपको मालूम है, सीधा आप कंप्यूटर में सर्च करो कि ये सीक्वेंस कहां पे मौजूद है, ये जीन हमारा काम का है, इसी को हमें चाहिए। कंप्यूटर ने आपको हाईलाइट किया कि सपोज वो जीन आपका यहां पे मौजूद है, ये जीन है जो आपको लेना है, ठीक है। ये सब काम कंप्यूटर कर रहा है। एक बायोलॉजी की ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। वो क्या है? बायोलॉजिकल जितना भी डाटा है उसको सॉफ्टवेयर में स्टोर करना, एनालिसिस करना, उसको स्टडी करना, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला काम अभी हम कर रहे हैं। हमको सोर्स सेल से एक डिजायरेबल जीन निकालना है। हमने डिजायरेबल जीन की लोकेशन फिक्स कर ली कि इस डीएनए में इस जगह पर वो जीन मौजूद है। हम कंप्यूटर पे अभी काम कर रहे हैं, हम ओरिजिनल अभी सेल पे काम नहीं कर रहे। हमने देखा कि इसमें इस जगह पर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस निकालो कौन सा है। सपोज मैं जस्ट एक एग्जांपल बोल रहा हूं, वो निकला आपका GAATTC और जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, चूंकि मैंने कमांड क्या दिया था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढा था। तो GAATTC ये सपोज ये वाला है और जस्ट इधर भी ये वाला मौजूद है। बाय चांस मुझे एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढना है पैलिंड्रोमिक जो इस जीन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हो। मान लीजिए ये वाला सीक्वेंस मिला। अब मेरे डाटा में मुझे ऑलरेडी पता है कि इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज काट सकता है, कौन कट करेगा इसको। वो बोलेगा इसको तो ई-कोर फर्स्ट काट सकता है, ई-कोर फर्स्ट। ये मेरा कंप्यूटर मुझे सब बता रहा है। मैंने तो केवल इसको पहचाना कि इसके आजू बाजू में एक ही जैसा कौन है, एक ही जैसा, क्योंकि मुझे बायोटेक्नोलॉजी में केवल सेम एक ही जैसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में यूज कर सकता हूं। ये मेरा लिमिटेशन है। कोई भी एक ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। 1000 से भी ज्यादा तरह के एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम मौजूद है। मैं GAATC इधर भी मौजूद है, GAATTC इधर भी मौजूद है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं ई-कोर फर्स्ट को इस्तेमाल करूंगा तो ये टुकड़ा कट होके मुझे मिल जाएगा, ये टुकड़ा मुझे कट होके मिल जाएगा। इस काम सब पूरा मैं अभी कंप्यूटर पे ही कर रहा हूं, ठीक है। अभी रियल एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ है। मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे ई-कोर फर्स्ट का इस्तेमाल करना है क्योंकि यही इस जीन को काट के ला सकता है। अब मुझे यह देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है, कितना लंबा होगा
ये मुझे कंप्यूटर ही बता देगा कि इसमें लगभग इतने नाइट्रोजनस बेस आएंगे और इसकी साइज लगभग जो भी है, मान लीजिए 5 एंगस्ट्रॉम होगी या जो भी है, मैं इसको फिक्स नहीं करता हूं। अगर इकोर फर्स्ट इस्तेमाल किया तो 100% ये यहां से कटेगा और इसकी लेंथ इतनी निकलने वाली है, ये मुझे कंप्यूटर ने बता दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं जाता हूं रियल एक्सपेरिमेंट पे। हालांकि इकोर फर्स्ट की मान लीजिए और भी रिकॉग्निशन साइट हैं, ये और भी जगह पर ये सीक्वेंस मौजूद है, तो ये टुकड़ा यहां से भी कटेगा, ये टुकड़ा यहां से भी कटेगा, इसकी लेंथ कुछ अलग आएगी, इसकी लेंथ कुछ अलग आएगी, इसकी लेंथ कुछ अलग आएगी, सब टुकड़ों की लेंथ अलग है। मैंने तो यहां कंप्यूटर से मेजर कर लिया कि मेरी लेंथ कितना आना चाहिए, वो मुझे मालूम हो गया। ठीक है, अब मैं रियल प्रैक्टिकल पे गया। क्या किया? मैंने टोबैको प्लांट की सेल कलेक्ट किया और सेल कलेक्ट करने के बाद लेबोरेटरी में आया और उसको ग्राइंड कर लिया, पीस लिया। और पीसने के बाद मैंने उसमें अब ये पूरा मैंने पेस्ट बना दिया टिश्यू का। ठीक है, अब इस टिश्यू में क्या क्या मौजूद है? इसमें सेलुलोज मौजूद है क्योंकि ये प्लांट की सेल है, इसमें प्रोटीन मौजूद है, इसमें लिपिड मौजूद है, फैट मौजूद है, इसमें आरएनए मौजूद है। ये मेन कंपोनेंट हैं जो इसमें मौजूद हैं, प्लस इसमें डीएनए मौजूद है। ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड, यही तो मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी टिश्यू के। बायोमॉलिक्यूल तो यही है। अब मुझे क्या करना है? इसमें से केवल डीएनए ही रखना है, बाकी चीज हटाना है। ये मैंने पेस्ट बना लिया टोबैको प्लांट की, कुछ पत्ती तोड़ के लाया, कुछ रूट तोड़ के लाया। एक्चुअली कोई भी प्लांट का पार्ट ले आओ, डीएनए तो सबका एक जैसा है, डीएनए तो सबके पास एक जैसा है। तो मैं उस प्लांट के टिश्यू को लाया, उसको क्रश किया और उसमें सेलुलेज खत्म करने के लिए, सेलुलोज को मुझे खत्म करना है, तो मैंने सेलुलेज एंजाइम डाल दिया। सेलुलेज एंजाइम डाल दिया, वो सेलुलोज को खत्म कर देगा, डिजॉल्व कर देगा। प्रोटीन को खत्म करने के लिए प्रोटीएजेज एंजाइम डाल दिए, उसने प्रोटीन को खत्म कर दिया। लिपिड को खत्म करने के लिए मैंने लाइपेज डाल दिया, उसने लिपिड खत्म कर दिया। और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम डाल दिया, उसने आरएनए को खत्म कर दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में जब इतना सारा एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद जो बचा वो डीएनए ही होगा। ये क्या होगा? डीएनए होगा। अब मैंने इसमें एकदम चिल्ड इथेनॉल डाल दिया, C2H5OH, एकदम चिल्ड। उसको करते ही क्या हो जाएगा? जैसे ही इथेनॉल मैंने इसमें फिल किया, वो एंजाइम ट्रीटमेंट के बाद इसमें जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे आपको फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट के रूप में व्हाइट कलर में दिखाई देगा और पूरा चिल्ड इथेनॉल यहां रहेगा। ये व्हाइट पेस्ट एक जेली जैसा आपको नीचे एक प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, दैट इज डीएनए। मिला, डीएनए मिला। क्या इसमें आपका जीन मौजूद होगा? बिल्कुल वो जीन मौजूद होगा। क्या ये एक सेल का डीएनए है? नो, ये तो ग्रुप ऑफ सेल का डीएनए, मतलब वो बहुत सारे जीन इसमें होंगे, कम से कम 50 से 100 जीन यहां पे होंगे, वही सेम लेंथ वाले। 40-50 हो सकते हैं, 20-25 हो सकते हैं, जितने भी हैं। लेकिन ये तो पूरा धागा है। इसको क्या करना है? एक कांच की रॉड लेना है, एक कांच की एक रॉड लेना है और इसमें इसको डिप करना है और रॉड को हिलाना है। तो ये जो पेस्ट है ये उस रॉड पे चिपक जाएगा। गोल 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 हिलाना है इस रॉड को इसमें, और हिला के उस रॉड को एकदम से बाहर निकाल लेना है। ये आपका वो लुगदी सा पेस्ट, वो डीएनए आ चुका है बाहर लैब में। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग, स्पूलिंग का मतलब आपने कांच की रॉड को गोल 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 हिलाया तो उसमें पूरा वो धागा नीचे लिपट गया और तुरंत आप कांच की रॉड को बाहर निकाल के ले आए, दैट इज द स्पूलिंग।
ये आपका डीएनए आ गया, वो लच्छा सा एकदम गुच्छा सा बन के आ गया। बहुत सारी सेल का डीएनए है, ये सिंगल सेल का डीएनए नहीं है। मैं आपको अपने हिसाब से पूरा बायोटेक्नोलॉजी समझा रहा हूं। अब आप बुक को फॉलो करेंगे तो ये सब इधर उधर लिखा होगा, कुछ होगा तो ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये अब डीएनए आपके पास आया, अब आपको इसमें अपना डिजायरेबल डीएनए को कट करना है, काटना है उसी जगह से। तो क्या करूंगा मैं, इस डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में लूंगा। डीएनए को क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ये आपका डीएनए है, और इसमें अब मैंने ऑलरेडी फिक्स किया लैब में कि मुझे यहां पे ई कोर फर्स्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि वही मेरे डिजायरेबल डीएनए को काटेगा और उसकी लेंथ आएगी 5 एंगस्ट्रॉम। ये मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर पे फिक्स किया हुआ है। तो मैंने इसमें ई कोर फर्स्ट एंजाइम डाल दिया, उसने इसके अंदर ई कोर फर्स्ट की जितनी भी रिकॉग्निशन साइट होंगी हर जगह से उस डीएनए को काट दिया होगा, डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए होंगे। थोड़ी देर रखिए, इसको प्रॉपर काम हो जाने दीजिए। हम इसमें वो ढूंढेंगे जीन कहां है, वहां से काटेंगे, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। आप तो ई कोर फर्स्ट डाल दीजिए, ई कोर फर्स्ट डालेंगे, वो ऑटोमेटिक एंजाइम उस रिकॉग्निशन साइट को ढूंढ लेगा और वहां से टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे ये डीएनए है, ये रिकॉग्निशन साइट है, ये कट गया, इधर रिकॉग्निशन साइट है, कट गया। स्टाइकी एंड बनाएगा दोनों साइड में, ध्यान देना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या बनाएगा, स्टाइकी एंड बनाएगा। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा रिकॉग्निशन साइट, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ये सब बात है। सपोज इसमें वो कट हो गए, टुकड़े हो गए, अब अलग अलग लेंथ के इसमें डीएनए के टुकड़े पड़े हुए हैं इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन में, जिनकी लेंथ अलग अलग है। आपको तो पता है आपको किस लेंथ का टुकड़ा चाहिए, 5 एंगस्ट्रॉम वाला चाहिए। अब इन जो इससे बड़े साइज के टुकड़े हैं वो आपके कोई काम के नहीं, जो इससे छोटी साइज के टुकड़े हैं वो आपके कोई काम के नहीं। लेकिन ये तो पूरा एक सॉल्यूशन भरा है, इसमें से लेंथ कैसे मेजर करेंगे उन टुकड़ों की, वो टुकड़े तो बहुत छोटे छोटे हैं, और डीएनए तो इतना छोटा है कि वो दिखता भी नहीं है ना आंखों से। अरे डीएनए आप बहुत बड़ा मत समझिए, दिखेगा, लेंथ बड़ी होती है, बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है वो जब उसका पैकेजिंग होता है तो। हालांकि डीएनए यहां दिखाई देगा टुकड़े आपको, फ्रेगमेंट, क्योंकि डीएनए काफी लंबा होता है, 2.6 मीटर लॉन्ग ह्यूमन बींग्स का डीएनए, मीटर काफी बड़ा होता है। तो ये टुकड़े तो हैं, एंगस्ट्रॉम की जगह थोड़ा सा इसको बड़ा ले लीजिए आप, एंगस्ट्रॉम की जगह मान लीजिए आप इसको चलो 2 सेंटीमीटर का ले लो, जो भी है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। अब ये टुकड़े इस टेस्ट ट्यूब में भरे पड़े हैं, इनको अलग अलग करो एज पर द लेंथ, हर टुकड़े को अलग अलग करो। इसके लिए क्या तरीका है, हमारे पास तरीका है ना, टूल्स है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में। हम यूज करेंगे इसमें एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। सर डरा रहे आप, पता नहीं का बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझोगे तो सब समझ में आएगा, डरने से थोड़ी बायोटेक्नोलॉजी समझ में आएगा। मैं इस लेवल पे आपको समझा रहा हूं, बियॉन्ड द लेवल, क्लास 12 से बहुत आगे मैं समझा रहा हूं आपको, तभी ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो आप देखिए अब मुझे क्या करना है, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मुझे करना है। ये एक टेक्निक है, ये नाम पहले समझिए क्या है, एगारोज जेल। ये एक मीडियम होगा हमारे लिए एगारोज जेल का, जेल मतलब जो ना तो ज्यादा सॉलिड है ना ज्यादा लिक्विड है। एगारोज जेल एक मीडियम के रूप में काम करेगा, जिसमें पूरी फोरेसिस प्रक्रिया होगी, और इसमें इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का
इस्तेमाल करने वाले हैं। अरे कुछ नहीं है, ये नाम बड़ा खतरनाक है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। क्या करना है, एक प्लास्टिक की साबुनदानी सी है, एक बॉक्स है, एक डब्बा है प्लास्टिक का, थोड़ा इतना लंबा डब्बा। हाँ, साबुनदानी देखी आपने, बिल्कुल ऐसा होता है। आप गूगल बाबा पे सर्च करना, गूगल सब बताएगा, इसके फोटो बताएगा कैसा होता है। इसमें बीच बीच में लाइन लगी है प्लास्टिक की, पार्टीशन हो रहे हैं इसमें, इसमें पार्टीशन हो रहे। सपोज ये पार्टीशन हो रहा है, ध्यान देना, जब मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको बताया था, वहां पर भी ये टेक्निक मैंने आपको बताई थी, लेकिन वहां इतना डिटेल नहीं था। यहां पे बीच में और भी पार्टीशन है एक, इस तरह से। अब ये साबुनदानी बन गई आपकी, और इसमें आपने भर दिया एगारोज जेल। पूरा इनमें एगारोज जेल भरा पड़ा है, साबुनदानी को आपने भर दिया उस जेल से। ठीक है, बहुत सिंपल, समझ में आना चाहिए। ये जेल भर गया। इस जेल में हमने भरने से पहले एक केमिकल मिक्स कर दिया था जिसका नाम था इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड ये एक केमिकल है, एक्चुअली ये स्टेनिंग रिएजेंट है। स्टेनिंग रिएजेंट है जो डीएनए को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड, बिल्कुल नाम रट लो, याद होना चाहिए। इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को कलर करने के लिए। डीएनए को कलर भी करना है तभी तो आप उसको देख पाओगे, नहीं तो डीएनए दिखेगा ही नहीं। व्हाइट कलर का जेल है, व्हाइट कलर का डीएनए है, डीएनए गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो इसमें हमने वो जेल भर दिया और जेल में इथिडियम ब्रोमाइड मिक्स किया हुआ है। अब इसके इस एंड पर एक लोहे की एक पट्टी लगी है, एक शीट लगी है, और एक यहां पर एक लोहे की पट्टी लगी है। एक एक्चुअली इनको हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में। और इन दोनों ही एंड को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। ध्यान देना, इस साइड में प्लस यूज करना है, इस साइड में माइनस यूज करना है। इधर प्लस यूज करना है। मैं थोड़ा सा प्लस को क्या बोलते, कैथोड बोलते कि एनोड बोलते? आई थिंक एनोड बोलते हैं। मैं श्योर नहीं हूं, थोड़ा सा डाउट हो जाता मुझे कैथोड एनोड में, कोई बात नहीं, जो भी है। इधर पॉजिटिव मैं लिखता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा। ये कैथोड एनोड छोड़ो, हम कोई फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहां पे जो हमने अरेंजमेंट कर दिया है, तो टेस्ट ट्यूब में जो आपका लिक्विड है जिसमें फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है अलग अलग साइज के, उस पूरे जेल को हम एक पिपेट की मदद से या आपका जो ड्रॉपर होता है उसकी मदद से यहां पर डालते हैं, यहां लोड कर देते हैं। ये लोडिंग वाली जगह है, आपने पूरा लिक्विड लोड कर दिया और ये चार्ज चालू कर दिया, बैटरी आपने ऑन कर दिया। बैटरी क्या कर रही है, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रही है, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रही है। बीच में पूरा क्या भरा है, जेल भरा पड़ा है। हमको ये मालूम है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज वाला होता है। हमको ये मालूम है डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कारण आपको बताया था, 2 अमीनो एसिड होती हैं जिनके कारण ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग वाला टॉपिक देखिए, आपको सब समझ में आएगा। अब जब ये किया तो ये नेगेटिव डीएनए इस पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। इसको 4-5 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि ये 2 मिनट में काम हो जाएगा, 5-6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए चार्ज लगा के। तो इस सेमी लिक्विड जेल में होकर वो डीएनए धीरे 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 मूव करना शुरू करते हैं। इस साइड में सीपेज होके जा रहे, अट्रैक्ट होके जा रहे, इसमें ये मूव कर रहे टुवर्ड्स द पॉजिटिव।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो छोटे साइज के डीएनए हैं वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, आसानी से इस जेल में होके निकल जाएंगे, और छोटे डीएनए लगभग यहां पहुंच जाएंगे छोटी साइज के। बड़े जो डीएनए हैं वो थोड़ा पीछे रहेंगे। एज पर साइज, एज पर वेट, चूंकि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन उसमें कितना कितना परसेंट है उसके हिसाब से वेट भी होगा। जिसमें ज्यादा वजन वो कम अट्रैक्ट होगा, जिसमें कम वजन वो जल्दी अट्रैक्ट होगा। तो छोटी साइज के आगे पहुंच जाएंगे, बड़ी साइज के पीछे हो जाएंगे। 5-6 घंटे बाद आपको डीएनए अलग अलग डिस्टेंस पर दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे? ये तो सफेद जेल है और सफेद डीएनए है। इथिडियम ब्रोमाइड ने हालांकि डीएनए को स्टेन कर दिया होगा, लेकिन फिर भी डीएनए नहीं दिखाई दे रहे। आपको ये दिखाई देंगे जब आप पूरी इस बॉक्स को, इस पूरे डब्बे के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे। एक वायलेट कलर की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इसके ऊपर डालेंगे, एक ट्यूब लाइट आती है आपका वाटर फिल्टर में लगता है यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट एक ट्यूब लाइट सी आती है। उस ट्यूब लाइट को, बस उसके उजाले को जब इसके ऊपर डालेंगे तो ये डीएनए आपको पिंक कलर के दिखाई देंगे, अलग से चमकदार आपको दिखाई देंगे। अब आप अपनी साइज देखो, आपको कितना बड़ा टुकड़ा चाहिए। मैंने बोला सपोज वही हम 5 एंगस्ट्रॉम बात कर रहे थे, तो ये वाला जो साइज है, ये वाला साइज हमको चाहिए। ये साइज हमारा इक्वल है, परफेक्ट है। 100% यही वो डीएनए है जिसपे हमारा जीन्स मौजूद है। हमने साइज ऑलरेडी फिक्स किया हुआ था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने मदद किया हमारा, क्योंकि अगर ई कोर फर्स्ट से काटोगे तो ये डीएनए यहीं से कटेगा, यहीं से कटेगा तो इसकी लेंथ यही आएगी। ये हमारा फिक्स था। बस आपका डिजायरेबल साइज का डीएनए ही आपको उठाना है। ये सेपरेट हो चुका है, आइसोलेट आप कर सकते हैं, लेकिन वो जेल में फंसा हुआ है। वो टुकड़ा जेल में फंस रहा है, केवल अल्ट्रावायलेट लाइट में दिख रहा है। हमको एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं इल्यूशन। Illusion is a technique by which we can remove this DNA fragment from the agarose gel easily, and we will transfer this DNA for our next further experiment. That is the separation and isolation of desirable gene. आपने टोबैको प्लांट से निकोटीन बनाने वाला जीन निकाल लिया है। अब आप इस जीन को एक वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, और वेक्टर के साथ जब ये जुड़ जाएगा फिर आप इसको होस्ट में ट्रांसफर कर देंगे, जो आपको निकोटीन बना के देने वाला होगा। तो इस तरह से हम यहां पे बहुत सारी प्रोसेस धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे लग रहा है आपको एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आराम से समझ में आया होगा। ये क्या प्रोसेस है, कैसे होती है, कैसे हमने जीन आइडेंटिफाई किया, क्यों हमने एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ही इस्तेमाल किया, और कैसे हमको एक प्रॉपर साइज का टुकड़ा अलग होके बाहर आया। ये पूरा कंसेप्ट आपको आज समझ में आया होगा। ठीक है, क्या और आगे बढ़े? अभी थोड़ा और आगे समझा दें। मुझे लग रहा है